बच्चों, हम लोगों ने द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर हमने कंटिन्यू कर लिया था इसमें। और इसमें अभी तक हम 17 स्लाइड्स कर चुके हैं। और अब इसमें हम आगे ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी उसके फीचर्स क्या नज़र आ रहे थे। ठीक है। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज विच डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया वर इंटरेस्टेड इन सर्टन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यानी कि यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडिया में हो रहा था उसको लेकर डोमिनेंस करना चाहती थी अपना। दे स्टैब्लिश टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। इन लोगों ने क्या किया, टी और कॉफ़ी प्लांटेशन करवाया इंडिया में। और लैंड जो है वो उन्हें चीप रेट्स पर मिल जाती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट से, क्योंकि ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी इंडिया में। और दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग इंडिगो एंड जूट। और जो ब्रिटेन के जो लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, वो अब इंडिया में इंडिगो यानी नील, जूट और माइनिंग यानी कि जो मिनरल्स निकलते हैं उनमें अपना इन्वेस्ट करने लगे। मोस्ट ऑफ दीज वर प्रोडक्ट्स रिक्वायर प्राइमरीली फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड। फर्स्टली क्या किया जाता था, इनको एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इनकी सेल भारत में नहीं की जाती थी। भले ही भारत में ही रॉ मटेरियल तैयार किया जाता था, लेकिन भारत में इन्हें सेल नहीं किया जाता था। When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoided competing with Manchester's good in the Indian market। भारत के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने भले ही लेट इंडस्ट्रीज़ लगाई थी भारत में, लेकिन वो इंडिया में जो मैनचेस्टर था, जो ब्रिटिशर्स के जो कपड़ा या जो भी सामान मिलता था उसको कॉम्पीट भारतीय बाज़ार में जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उसको कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे। yarn produced in Indian spinning mills was used by handlooms weavers in India और exported to China। अब क्या होता है कि इंडिया में जो कपड़ा जो मील में स्पिन किया जाता था और अब वो हैंडलूम वेवर से किया जाने लगा और इसको भारत में और भारत के बाहर चाइना में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। एज द स्वदेशी मूवमेंट, आपको पता होगा कि गांधी जी के टाइम में गांधी जी ने बॉयकॉट करने के लिए कहा था फॉरेन क्लॉथ्स का। और एक 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन होता है उस टाइम भी स्वदेशी मूवमेंट में बॉयकॉट करने की बात की जाती है फॉरेन क्लॉथ्स की। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोडक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, प्रेशरिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशंस। अब भारत के लोग जो थे वो ये भी बात कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि इन्हें जो है लोगों को इंटरेस्ट से जो है प्रोटेक्शन दी जाए, नहीं उनसे इंटरेस्ट ज़्यादा ना लिया जाए। और गवर्नमेंट के ऊपर यानी कि जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी इंडिया में उनके ऊपर ये भी प्रेशर वो बना रहे थे कि जो टैरिफ प्रोटेक्शन है वो दी जाए उन्हें, और अदर जो कंसेशंस है वो भी उन्हें दिए जाए। विद ब्रिटिश मील बिजी विद वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में हुआ उसको देखकर जो ब्रिटिश थे वो बिज़ी हो गए आर्मी के लिए प्रोडक्ट बनाने में। अब उन्होंने कपड़ा प्रोडक्शन करना बंद कर दिया था। और मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन। अब मैनचेस्टर का जो भारत में कपड़ा आता था वो अब भारत में नहीं आ पा रहा था ड्यूरिंग टू वॉर। आफ्टर द वॉर क्या होता है कि मैनचेस्टर जो है अब वो अपनी वैसी पोजीशन नहीं रख पाया भारत में जैसी कि उसकी बिफोर 1914 वॉर से थी। और इससे क्या हुआ, अब बाद में ये जो है यूएस, जर्मनी, जापान जो है इसने द इकॉनमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर। और बिल्कुल इसकी जो इकॉनमी थी वो बिल्कुल टूट गई। ठीक है। और कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। अब क्या होता है, कॉटन प्रोडक्शन बिल्कुल कोलैप्स हो चुका था और जो एक्सपोर्ट होता था कॉटन क्लॉथ्स का ब्रिटेन से वो भी बिल्कुल डाउन हो चुका था, क्योंकि अब ब्रिटेन में एक तो ड्यूरिंग टू वॉर क्या किया गया, कॉटन की जगह पर जो टूल वेपन्स हैं, आर्मी की ड्रेस है, आर्मी के लिए जो चीज़ें चाहिए उनका प्रोडक्शन होने लगा था। लेकिन जब वॉर ख़त्म हुआ तो वॉर ख़त्म होते होते ब्रिटेन वैसे ही बिखर चुका था, उसकी इकॉनमी भी हिल चुकी थी और अब उसकी सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसी कि उसकी पहले थी। तो ये भी एक रीज़न था कि भारत में अब वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा था कॉटन क्लोथ्स की। विद इन द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन सब्सटीट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चर्स एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट। अब इससे क्या हुआ, जो भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको मौका मिल गया अपनी एक इस पोजीशन को कंसोलिडेट करने का और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। अब यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का देखते हैं क्या रोल था।
While factory industries grew steadily after the war, large industries formed only a small segment of the economy. अब क्या होता है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो है वो तेज़ी से वॉर के बाद में अब बड़े लेवल पर काम करने लगी हैं. लार्ज इंडस्ट्रीज फाउंड ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी. यानी कि लार्ज इंडस्ट्रीज जो थी ये भी कहीं ना कहीं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके लिए उन पर भी इनकी डिपेंडेंसी देखने को मिलती थी. हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्चुअली एक्सपेंडेड इन द 20th सेंचुरी. 20वीं सदी के बाद से क्या होता है कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन भी मार्केट में देखने को मिले. दिस इज़ ट्रू इवन इन द केस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर. और हैंडलूम सेक्टर में ज़्यादातर ये देखने को मिला. वाइल चीप मशीन मेड थ्रेड वाइप्ड आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, द वेवर सर्वाइव डिस्पाइट प्रॉब्लम्स. और जो है जो मशीनें थी, जो धागा जिनसे बनाया जाता था, वाइपिंग की जाती थी धागे की, स्पिनिंग की जाती थी 19th सेंचुरी में. अब वेवर इन सब चीज़ों को सर्वाइव कर रहे थे. बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी क्योंकि एक तो पहले ही जो बुनकर या वेवर्स जो थे उनकी सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी ब्रिटिशर्स की वजह से या फॉरेन क्लॉथ्स की वजह से. और लेकिन अब इनकी सिचुएशन भले ही थोड़ी ठीक हो गई थी लेकिन अब भी इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था. हैंडीक्राफ्ट पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी. अब क्या होता है, इन्होंने एक फ्लाई शटल नाम की जो हैंडलूम टाइप की होती है मशीन, उसका यूज़ करना शुरू किया और इससे अब प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की. न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी. दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर. और इसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया पर वर्कर की और इससे प्रोडक्शन भी तेज़ी से हुआ और लेबर डिमांड भी कम हुई. Certain groups of weavers were in a better position than others to survive the competition with mill industries. कुछ की वेवर्स की तो सिचुएशन बहुत अच्छी थी और कुछ ऐसे थे जिन्हें एक दिन का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था. उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. मार्केट फॉर गुड्स. अब क्या होता है बच्चों, अब प्रोडक्ट बन गया है, अब प्रोडक्ट मार्केट में इंडस्ट्रीज़ में बनकर आ रहा है, अब इनको बेचना है. मतलब कि अब कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए. तो उसके लिए आपको पता होगा जब कोई भी नई ब्रांड आती है, कोई नई चीज़ बिकती है तो उसकी ऐड की जाती है. तो ये चीज़ें भी उस टाइम पर देखने को मिली. वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज़ थ्रू एडवर्टीजमेंट. अब इसमें क्या हुआ, नए कंज्यूमर्स जो है क्रिएट करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स का यूज़ किया गया. व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया. मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया. दे पुट लेबल ऑन द क्लॉथ बंडल्स. और वो क्या करते थे, उनके ऊपर लेबल लगा देते थे. जैसे कि आपने देखा होगा लिवाइस की जो है टी शर्ट्स भी आती हैं, जीन्स भी आती है. तो लिवाइस एक ब्रांड है, ठीक है. व्हेन बायर्स सॉ मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल. और क्या लिख दिया जाता था, जो बेचने वाला था, जो बायर्स जो थे वो सिर्फ एक ब्रांड देखते थे, अच्छा मेड इन मैनचेस्टर है तो अच्छा ही होगा. दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ. जैसे कि हम भी देखते हैं अगर लिखा हो मेड इन चाइना तो हमारे माइंड में एक मैंटेलिटी आ जाती है, अच्छा चाइना का है तो क्वालिटी तो अच्छी ही नहीं होगी इसकी. अगर उस पर लिखा हो मेड इन यूएस तो आपके माइंड में एक लग्जूरियस फीलिंग आने लगती है. तो ये चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिल रही थी. बट लेबल डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट, दे ऑल्सो कैरीड इमेजेस एंड वर वेरी ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड. कई बार क्या होता था कि लेबल्स जो है सिर्फ उनमें वर्ड्स या टेक्स्ट का यूज़ नहीं किया जाता था बल्कि पिक्चर्स के द्वारा भी दिखाया जाता था. जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राइप वाटर आता है, एक छोटे बच्चों को पिलाया जाता है जब उनके दांत निकलने वाले होते हैं. तो ऐसे ग्राइप वाटर बनाने के लिए उस पर क्या किया जाता था, कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगा दी जाती थी. जो इससे क्या होता था, ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि एक तो इंडियंस के भगवान हैं, दूसरा बच्चे के रूप में कृष्ण भगवान को देखा जाता है. तो दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं भारत के लोगों को अट्रैक्ट करेंगी हमारा सामान, ब्रिटिशर्स का सामान खरीदने के लिए. और ये चीज़ भी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं. जब भारत के लोग ये सब चीज़ें देखेंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे. इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दीज लेबल्स. ठीक है, इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस जो थे उनके ऊपर जो है लेबल्स उनके भी लगाए जाते थे. जैसे कि एक आप बुक में देखना फ़ोटो, एक देवी खड़ी है और वो एक हाथ में एक मेल को कपड़ा दे रही है, दूसरे हाथ से फीमेल को दे रही है, जो कि ये शो करता है कि मतलब कि तुम्हें ये ख़रीदना चाहिए. जो देवी है वो लोगों को इंसिस्ट कर रही है. ठीक है, इस तरीके से. उसके बाद है इट वॉज इफ द एसोसिएशन विद गुड गेव डिवाइन अप्रूवल टू द गिव गॉड गुड्स बीइंग सोल्ड. यानी कि भगवान भी चाहते हैं कि तुम इसे खरीदो. लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड्स, फिगर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनेजेस ऑफ एम्परर एंड नवाब्स, एडॉर्न्ड एडवर्टीजमेंट एंड कैलेंडर्स.
कई बार क्या होता था, कैलेंडर छापे जाते थे जिनमें कि गॉड या पर्सन जो इम्पोर्टेंट है उसकी फ़ोटो या राजा की या नवाब की फ़ोटो छापी जाती थी, और उसमें भी ये चीज़ दिखाने की कोशिश की जाती थी कि देखो ये भगवान है और तुम इन्हें लेना ज़रूरी है, इस तरीके से। आपने देखा होगा आज भी कैलेंडर बिकते हैं जिनमें भगवानों की तस्वीरें बनी होती हैं। द मैसेज वेरी ऑफन सीम टू से इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट देयर प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्ट वॉज बीइंग यूज बाय किंग। यानी कि एक चीज़ ये भी थी कि राजा अगर यूज़ कर रहा है उस चीज़ को तो लोगों के मन में भी आता था कि हम भी यूज़ करें, और दूसरा लोगों के मन में ये भी होता था कि अच्छा अगर राजा की तस्वीर और हम नहीं लेंगे तो हमारे साथ मतलब कि गलत भी हो सकता है, या मतलब लोगों को अपने आप में एक इन्फीरियरिटी फील होती थी। ठीक है, इट्स क्वालिटी कुड नॉट बी क्वेश्चन, और लोग जो है उस पर क्वेश्चन भी नहीं उठा सकते थे उसकी क्वालिटी को लेकर। व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वॉज क्लियर एंड लाउड। इसमें क्या था, इंडियन मैन्युफैक्चरर जो थे वो नेशनलिस्ट मैसेज देना चाहते थे कि भाई तुम्हारा देश के प्रति कितना प्रेम है, अगर तुम देश का सामान खरीदते हो तो यानी कि तुम नेशनलिस्ट हो, अगर आप देश का सामान नहीं खरीदते हो तो आप नेशनलिस्ट नहीं हो। इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय प्रोडक्ट दैट इंडियन प्रोड्यूस, यानी कि जो इंडियन प्रोड्यूस करते हैं अगर आप उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हो दैट मीन्स कि आप अपने देश के प्रति भक्ति रखते हो, केयर करते हो, ये सब चीज़ें। तो एडवर्टीजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी, और कहीं ना कहीं जो एडवर्टीजमेंट्स थे इन्होंने स्वदेशी का भी एक अपना जो है एक पिक्चर लोगों के मन में क्रिएट की कि ये अगर इंडियंस हमारा इंडिया का ही सामान खरीदते हैं तो इसमें एक स्वदेशी की भावना नज़र आती है, एक नेशनलिस्ट की भावना नज़र आती है। ये देखिए इस तरीके से जो है कैलेंडर्स वगैरह पे इनका यूज़ किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को आप लोग एक बार बुक से भी पढ़ लेना पूरा, और इसके बाद में अगर कोई दिक्कत आती है चैप्टर में या फिर इस वीडियो को सुनने के बाद तो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूँगी। तो यानी कि जब भी आपकी क्लास होगी मेरे साथ में तो आप मेरे से इसके बारे में डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच बच्चों।